बीए पार्ट सेकंड संस्कृत प्रथम प्रश्न पत्र संस्कृत साहित्य का इतिहास राजशेखर रचित ग्रंथ। डॉक्टर मनीषा गोदारा स आचार्य संस्कृत राजकीय पांगड़ महाविद्यालय डीडवाना। राजशेखर कविराज राजशेखर के जीवन वृत्त से हम विशेषतः परिचित हैं। उन्होंने अपनी जीवनी नाटकों की प्रस्तावना में विस्तार के साथ दी है। ये यायावर वंश में उत्पन्न हुए थे। यह वंश कवियों के प्रसव के लिए कल्पतरु था। इसी कुल को अकाल जलद, सुरानंद, तरल, कविराज आदि अनेक कवियों ने अलंकृत किया था। ये महाराष्ट्र चूड़ामणि कविवर अकाल जलद के प्रपौत्र थे तथा दुर्दुक और शीलवती के पुत्र थे। इन्होंने अवंती सुंदरी नामक चौहान वंशी क्षत्रिय ललना से विवाह किया था। अवंती सुंदरी बड़ी विदुषी थी, संस्कृत भाषा की ही नहीं बल्कि प्राकृत भाषा की भी। राजशेखर ने काव्य मीमांसा में पाक के विषय में इनके विशिष्ट मत का उल्लेख किया है। पाक के विषय में आचार्य वामन का कथन है कि पदों का विन्यास इतना मंजूर होना चाहिए कि वे अपने स्थान से हटाए ना जा सके। इस पर अवंती सुंदरी का कथन है कि यह तो अशक्ति है, कवि की कमजोरी है कि वह एक पद को हटाकर उसके स्थान पर दूसरे अनुरूप पद का प्रयोग नहीं कर सकता। हेमचंद्र ने देशी नाम माला में अवंती सुंदरी के देशी शब्दकोश का उल्लेख किया है तथा उनके द्वारा कई शब्दों के जो नए अर्थ किए गए हैं उनका भी उल्लेख किया है। प्राकृत कविता की परख और उसमें रुचि होने का प्रबल प्रमाण इस घटना से भी हो सकता है कि इन्हीं के आदेश से कर्पूर मंजरी का प्रथम अभिनय किया गया था। इस प्रकार राजशेखर ने अपने पूर्वजों से कविता की दिव्य प्रतिभा को पैतृक संपत्ति के रूप में प्राप्त किया था। ये महाराष्ट्र के संभवतः विदर्भ के निवासी थे, परंतु कान्यकुब्ज के राजा के ये उपाध्याय पद पर विराजते थे। इनके आश्रयदाता का नाम महेंद्रपाल था, जो कन्नौज के प्रतिहारवंशी राजाओं में विशेष गौरवशाली माना जाता है। इन्हीं के आदेश से राजशेखर ने बाल रामायण का अभिनय प्रस्तुत किया था। कुछ दिनों के लिए लाट नरेश के यहाँ चले गए थे, जिनकी अध्यक्षता में विदुषाल भंजिका का अभिनय किया गया था। यहाँ से लौट कर ये फिर कान्यकुब्ज आए और महेंद्रपाल के पुत्र महिपाल के सभासद होकर रहे। इन्हीं के आदेश से बाल भारत या प्रचंड पांडव का अभिनय किया गया। इन राजाओं के समकालीन होने से इनका समय नवम का अंत तथा दशम शताब्दी का आरंभ मानना उचित होगा। राजशेखर का पांडित्य काव्य क्षेत्र में बहुत बड़ा चढ़ा था। वे अपने को वाल्मीकि, भर्तृमेंट और भवभूति का अवतार मानते हैं। इससे स्पष्ट है कि राजशेखर ने भवभूति के नाटकों का ही अध्ययन नहीं किया था, अपितु वाल्मीकि रामायण तथा भर्तृमेंट के हयग्रीव वध का भी गाढ़ अनुशीलन किया था। राजशेखर की प्रतिभा महाकाव्य की रचना के लिए जितनी उपयुक्त थी, नाटक निर्माण के लिए वह उतनी अनुरूप नहीं थी। उक्त महाकाव्य रचयिताओं के प्रति समधिक आदर दिखाने का भी यही रहस्य है। इन्होंने अपने को कविराज कहा है। वे भूगोल के बड़े भारी ज्ञाता थे। भारत के प्राचीन भूगोल के अनुपम सामग्री काव्य मीमांसा में भरी पड़ी है। इन्होंने इस विषय पर भुवन कोश नामक ग्रंथ भी बनाया था, जो आजकल उपलब्ध नहीं होता। बाल रामायण का दशम अंक भौगोलिक वर्णन का सरथा परिपूर्ण है। ग्रंथ राजशेखर ने स्वयं अपने 6 प्रबंधों का निर्देश किया है। इन प्रबंधों में 5 उपलब्ध हैं तथा प्रकाशित हुए हैं। हर विलास उपलब्ध नहीं है। काव्य मीमांसा का संबंध अलंकार शास्त्र से है। बाल रामायण इसमें 10 विशालकाय अंकों में राम की कथा को भव्य नाटक का रूप दिया गया है। बाल भारत या प्रचंड पांडव महाभारत की कथा का विराट नाटकीय रूप है, परंतु इसके केवल आरंभ के 2 ही अंक उपलब्ध होते हैं। विदुषाल भंजिका ये 4 अंक की सुंदर नाटिका है। कर्पूर मंजरी ये भी 4 जवनिकांतरों में समाप्त नाटिका ही है, परंतु केवल प्राकृत भाषा में निबद्ध होने के कारण ये सटक कहा जाता है। इसमें चंडपाल और कुंतल देश की राजकुमारी कर्पूर मंजरी का विवाह कौर मतावलंबी भैरवानंद की अलौकिक शक्ति से संपन्न दिखलाया गया है। राजशेखर का हरिविलास भगवान शंकर के चरित्र से संबंध महाकाव्य था, जो आज उपलब्ध नहीं होता, परंतु भोजराज ने अपने श्रृंगार प्रकाश में इससे दृष्टांत मुखेन कतिपय पद्यों को उद्धृत किया है। हेमचंद्र ने काव्यानुशासन विवेक में भी इसका एक उद्धरण दिया है। अन्यत्र भी इस ग्रंथ के उद्धरण मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि महाकाव्य किसी समय विद्वत गोष्ठी में यह पर्याप्त रूपेण प्रख्यात था। बाल रामायण में रामायण की कथा विस्तार के साथ निबद्ध की गई है।
भवभूति ने समग्र राम कथा की महत्ता तथा विशालता के पूर्ण निर्वाह के लिए उसे 2 ग्रंथों में नाट्य रूप दिया है। राजशेखर ने पूर्व रामचरित को ही अपना विपुल काय बाल रामायण में प्रस्तुत किया है। बाल रामायण की रचना में राजशेखर ने अपनी काव्य प्रतिभा का प्रदर्शन खूबी किया है। इसके प्रणयन में उन्होंने अपनी समस्त काव्य चातुरी तथा पद विन्यास कौशल को प्रस्तुत करने के निमित्त कोई प्रयत्न नहीं छोड़ रखा है। इसमें 10 अंक है और प्रत्येक अंक काफी लंबे तथा श्लोकों से परिपूर्ण है। प्रथम अंक प्रतिज्ञा पौलस्त्य में रावण जनकपुर में आकर सीता से विवाह करने की प्रतिज्ञा करता है तथा जनक से उसकी कन्या के लिए प्रार्थना करता है। द्वितीय अंक में परशुराम तथा रावण के परस्पर कलह का वर्णन है। रावण ने अपने सेवक मायामय को परशुराम के पास उसके परशु को मांगने के लिए भेजा था। इस प्रस्ताव से परशुराम जी आग बबूला होकर रावण को खरी खोटी सुनाते हैं और दोनों में परस्पर नोकझोंक होती है। तृतीय अंक में राजशेखर ने नवीन नाटकीय योजना प्रस्तुत की है। रावण सीता की अप्राप्ति से नितांत खिन्न है और इसलिए उसके मनोविनोद के निमित्त सीता स्वयंवर गर्भ नाटक का प्रदर्शन किया जा रहा है। इस नाटक में राम के साथ सीता का विवाह शिव धनु के तोड़ने के अनंतर होता है। रावण इस दृश्य को देखकर उद्विग्न हो जाता है, परंतु वह केवल प्रक्षेपक ही है, ये जानकर उसे संतोष होता है, क्रोध नहीं करता। चतुर्थ अंक में राम और परशुराम के पास साथ धनुष तोड़ने के बाद महान वाद विवाद खड़ा हो जाता है। कवि की नई योजना यह है कि इंद्र दशरथ को मातली के साथ आकाश मार्ग से जनकपुरी भेजते हैं, जो स्वयं अपने नेत्रों से राम के हाथ इस पराक्रम तथा परशुराम के पराजय की घटना को देखकर अत्यंत आह्लादित होते हैं। पंचम अंक में कवि को अपने काव्य कौशल को दिखलाने का अच्छा अवसर हाथ लगता है। सीता के वियोग में रावण का उन्माद कवि ने बड़ी प्रौढ़ता से दिखलाया है। जय रावण स्वयं मनोविनोद के लिए 6 ऋतुओं से संपन्न अपने लीलोद्यान में जाता है तथा प्रत्येक ऋतु का सुंदर वर्णन करता है। षष्ठ अंक में राजशेखर ने राम के वनगमन में दशरथ को सर्वथा निर्दोष सिद्ध किया है। रावण के आदेश से शूर्पणखा और माया में अयोध्या जाते हैं और क्रमशः कैकेयी तथा दशरथ का रूप धारण कर लेते हैं और इन्हीं माया कैकेयी और माया दशरथ के उद्योग से राम का निर्वासन संपन्न किया जाता है। इस घटना के द्वारा कार्यान्विति लाने का पर्याप्त उपयोग कवि ने किया है। रत्नशिंड राम के वनवास संबंधी समस्त घटनाओं का क्रमशः वर्णन दशरथ को सुनाता है। वे इन विषम घटनाओं को सुनकर नितांत दुखी होते हैं। सप्तम अंक में समुद्र और राम के बीच कथन उपकथन का वर्णन है। समुद्र के तीर पर राम बैठते हैं, जहाँ रावण के दुर्व्यवहार से तंग होकर विभीषण राम की शरण में आते हैं। समुद्र का बंधन होता है और राम लंका में पहुंच जाते हैं। अष्टम अंक में लंका के युद्ध का विपुल वर्णन है। कंकालक नामक पात्र रावण से युद्ध में उतरने वाले वीरों कुंभकर्ण, मेघनाद आदि के अतुल पराक्रम की बातें बताता है। उनके निधन से रावण का मान ध्वस्त हो जाता है। नवम अंक में रावण के वध की कथा है। अंतिम अंक में सीता के अग्निशोधन के बाद रामचंद्र पुष्पक विमान पर चढ़कर अयोध्या लौटते हैं। रास्ते में पड़ने वाले देशों का साहित्यिक परिचय कवि ने बड़ी सुंदर भाषा में दिया है। कालिदास के पद्य का अनुसरण कर राजशेखर ने भारत के नाना प्रांतों की भौगोलिक और सांस्कृतिक विशेषताओं का वर्णन बड़े अच्छे ढंग से इस अंक में किया है, जो राजशेखर की भोग्यता का विस्तारक भाष्य ही है। कर्पूर मंजरी की कथा वस्तु विशेष घटना प्रधान नहीं है। इस षटक का आरंभ वसंत वर्णन से होता है। भैरवानंद नामक एक तांत्रिक अलौकिक सिद्धि के बल पर विदर्भ नगर की राजकुमारी कर्पूर मंजरी को उसके स्नानागार से राजा के सामने ला देता है। बातचीत से वह महारानी की संबंधिनी सिद्ध होती है, अतः वह उसे अपने अंतर प्रसाद में लाकर रखती है। कर्पूर मंजरी का अलौकिक सौंदर्य राजा के चित्त में प्रेमांकुर उत्पन्न करने में समर्थ होता है। वह राजा के लिए अपने भावों के प्रकटन के लिए मदन लेख लिख भेजती है। हिंदोलक चतुर्थी के दिन कर्पूर मंजरी महारानी के आदेशानुसार हिंदोल पर झूला झूलती है, जिसको देखने के लिए राजा विदूषक के पास एकांत में जाता है और उसके झूलने का रमणीय वर्णन करता है। पौधों के खिलने के लिए दोहत दान के लिए कर्पूर मंजरी वाटिका में जाती है। तब राजा को उसकी असामान्य सुंदरता को नज़दीक से देखने का अवसर मिलता है। रानी के कानों में राजा की इस नवी कामलीला की भनक पड़ती है और वह कर्पूर मंजरी को एकांत में कैद कर लेती है, परंतु दासी विचक्षणा की बुद्धि यहाँ काम कर जाती है। सुरंग से वह छिपे ही छिपे राजा से भेंट करने जाती है। रानी इस लीला को बंद करने के लिए दासियों को की एक लंबी सेना उस कारागृह की रक्षा में रख देती है, परंतु तांत्रिक
भैरवानंद की नई युक्ति के सामने वह हार मान लेती है। वह तांत्रिक रानी की सम्मति से सार्वभौम पद की प्राप्ति के लिए लाट देश की घनसार मंजरी का विवाह राजा से करा देता है। घनसार मंजरी वस्तुतः कर्पूर मंजरी का ही कल्पित अभिधान है। इस प्रकार राजा की प्रेम लीला अपने सफल पर्यवसान पर पहुंचती है। चतुर्थ अंक कहा गया है कि कवि की अभिरुचि के कारण राजशेखर की प्रतिभा नाटकीय होने की अपेक्षा प्रबंध काव्य के प्रणयन के लिए विशेष अनुकूल थी। बाल रामायण का विशाल विस्तृत रूप उसे अभिनय रूपक होने से सर्वथा रोकता है। राजशेखर वर्णन करने में नितांत निपुण है, परंतु ये वर्णन नाटक की प्रकृति के विरुद्ध होने से उसमें खप नहीं सकते। राजशेखर शब्द कवि हैं। इनके पदों की रमणीय शैया किस रसिक के मन को नहीं हर लेती। वेद के ज्ञाता के लिए श्रुति अर्थ रीति गुरु का प्रयोग कितना शोभन तथा श्रवण सुखद है। नोक झोंक वाले शब्दों का विन्यास इनके नाटकों में अद्भुत चमत्कार पैदा करता है। उनकी काव्य प्रतिभा प्रथम कोटि की है। इनका परिचय कर्पूर मंजरी के अनुशीलन से ही मिल जाता है। इन्होंने अपने वर्णनों में बहुत ही निपुणता दिखलाई है। शैली विशेष तक गौड़ी है, परंतु उसमें पांचाली का स्थान स्थान पर पुट है। कर्पूर मंजरी में कवि ने विरह वर्णन के प्रसंग में सच्ची काव्य प्रतिभा का परिचय दिया है। इनके काव्यों में शब्दों से अर्थ की प्रतिध्वनि होती है। इनके काव्य में लोकोक्तियों और मुहावरों का विशेष चमत्कार दिख पड़ता है। इनके नाटकों में गतिशीलता का अभाव भले ही हो, परंतु पात्रों की सजीवता निश्चित ही चमत्कारिणी है। सीता की सुषमा के वर्णन प्रसंग पर कवि कह रहा है कि सीता के सामने चंद्रमा मानो अंजन से लिप्त कर दिया गया है। राजशेखर ने अपने नाटकों में भणिति गुण की प्रशंसा की है, नाट्य गुण की नहीं। भणिति गुण से तात्पर्य उन गुणों से है जो उक्ति को सुंदर, सरल और सुबोध बनाते हैं। अपने विरोधी आलोचकों का मुख मुद्रण करने के लिए वे पूछ बैठते हैं कि मेरे बाल रामायण में भणिति गुण विद्यमान है या नहीं। यदि गुण की सत्ता है तो इनके पाठ करने में प्रेम रखो, प्रेम से गढ़ी पढ़ो, न कि आनंद से देखो। यह स्वीकारोक्ति कवि की अपनी सच्ची आलोचना है। अतः राजशेखर की सम्मति में भी यह नाटक पढ़ने में ही विशेष आनंददायक है, अभिनय में नहीं। शार्दूल विक्रीडित तो राजशेखर का सिद्ध छंद है। शार्दूल विक्रीडिते प्रख्यातो राजशेखर शिखरीव परम वक्रई सोलेखई उच्च शेखर।